भाइयों नमस्कार है आप सभी लोगों को। सभी भाइयों का, बहनों का एवं अपने प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से अगर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश इंडिया कंट्री के अंदर जो आपका रेलवे है, यानी कि आपका रेलवे सुरक्षा बल, यानी इंडियन रेलवे के अंदर आरपीएफ की वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज 14 अप्रैल को आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस होगा। सबसे पहले आप सभी लोगों का, जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए कि आपको जो क्या कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश के अंदर रेलवे के अंदर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं, जो कि लगभग 4600 से ज़्यादा है, यानी 4600 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं भारतीय रेलवे द्वारा। मतलब कि भारत का रेलवे लगभग 4600 से ज़्यादा लोगों को जॉब देगा आरपीएफ के अंदर। उसके अंदर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जैसी पोस्टों पर लोगों को जॉब देगा। ये सारी जॉब सरकारी होंगी, भारत सरकार के अंदर, रेलवे के अंदर एसआई और कांस्टेबल की होंगी। 4660 वैकेंसियाँ इस बार की आई हैं। इसको लेकर मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि भाई इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। अभी तक रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया नहीं था। आज 14 अप्रैल तारीख को नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, तो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर देता हूँ। पूरा कुछ एक एक चीज़, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, क्या काम होगा, कैसे आप फॉर्म भरोगे, सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश, इंडिया देश एक दुनिया का एक देश है। जैसे और देश हैं और दुनिया में और देश हैं, उसी तरीके से भारत देश है, इंडिया कंट्री है, और इस देश के अंदर लगभग 4660 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये सारी की सारी सरकारी जॉब होंगी। इसके लिए आज आपका फॉर्म आ चुका है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे आपको वैकेंसी मिलेगी, एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा कैसे, और कहाँ कहाँ पर सेंटर होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वैकेंसी सालों बाद आई है। इससे पहले आप देखोगे तो ये वैकेंसी आज से काफ़ी समय पहले आई थी। आज 2024 में इसकी वैकेंसी आई है। रेलवे की आरपीएफ की वेबसाइट पर आपको आकर चेक करना होगा, ठीक है। तो मैं इसकी प्रिपरेशन आपको दूंगा। मैं आपको इसकी आज ही से, अगर मैं आपको एक दो चार वीडियो आपको देकर पूरी तैयारी करा दूंगा कि आरपीएफ के लिए ये सब पढ़ लो, और इसको पढ़ के आप अपना पेपर दे देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको भारतीय रेलवे में जॉब मिल ही जाएगी अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, ठीक है। प्रिपरेशन आपको दूंगा, आप तैयारी करके जल्दी से जल्दी अपने पेपर को दे देना। आरपीएफ वालों का मैं एक वीडियो लूँगा और उसके बाद आपको प्रिपरेशन दे दूँगा। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, भारत देश में 4600 वैकेंसियाँ ही आई हैं सिर्फ। मतलब भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आरपीएफ है, मतलब रेलवे के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, मतलब कि रेलवे सुरक्षा बल है। मतलब जैसे आप ट्रेन से कहीं जाते आते हो पूरे इंडिया देश में, पूरे भारत देश में, तो उसमें कुछ भारत सरकार के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं, जॉब लेते हैं, और फिर वो रेलवे में जो भी आम लोग होते हैं, जो भी लोग जा रहे आ रहे होते हैं, उनको सुरक्षा देने का काम उनका होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, मतलब कि ये रेलवे की भी प्रोटेक्शन करते हैं। रेलवे की जो खुद की निजी संपत्ति होती है, मतलब कि जो रेलवे की खुद की जो प्रॉपर्टी है, उसको भी कोई हार्म ना करे, नुकसान ना करे, वो चीज़ें, कोई चोरी वगैरह कर रहा है, ये सब कर रहा है रेल के अंदर, ट्रेनों में, तो उस पर भी ध्यान यही लोग देते हैं। तो इनका काम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है रेलवे में। आप अगर एसआई बनते हो रेलवे में तो एक अच्छी पोस्ट आपकी रहेगी, आप जरूर लें। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे।
तो आपको बता दूं दोस्तों, ये क्या है ना, इसका नोटिफिकेशन दो तरीके से आया है। सब इंस्पेक्टर का अलग आया है और कांस्टेबल वालों का अलग आया है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों का अलग अलग नोटिस दिया गया है, अलग अलग से आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आपका इसका फॉर्म भरवाऊंगा। आप फॉर्म भरने का वीडियो देखकर फॉर्म भर लेना, जल्दी से जल्दी भर लेना और तैयारियां कर लो। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हो, आप बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वेस्ट बंगाल में हो, त्रिपुरा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में हो, या किसी भी राज्य में हो, या किसी भी एरिया में हो, पूरे भारत देश में, तो आप ये ना सोचें कि आप वेट कर रहे हैं, आप बाद में फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म भरने का समय कल से चालू हो रहा है, तैयारियां जल्दी से जल्दी कर लें। मैं मानता हूँ इसका एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो जून या जुलाई में हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारियां कर लें इस वैकेंसी के लिए। 4660 लोगों की जॉब की बात है, सरकारी जॉब है, भारत सरकार में जॉब जाएगी, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना। ठीक है, इस वीडियो में आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। भारत के लोगों के लिए ही वीडियो खास है। अगर आप भारत के बाहर, मान के चले आप किसी बांग्लादेश के हैं, या आप ऑस्ट्रिया के हैं, अल्बानिया के हैं, या फिर आप यूएई यूएसए के हैं, या फिर आप किसी इजिप्ट के हैं, श्रीलंका के हैं, या किसी ईरान, इराक या किसी दूसरे देश के हैं, मतलब भारत को छोड़ के कोई भी दूसरा देश हो सकता है। अगर आप वहाँ से हैं तो आप लोगों को फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि आप भारत के ही होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब आप अगर भारत देश में, इंडिया के देश में, इंडिया कंट्री में कहीं भी रहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरी वीडियो में आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए हैं। भारत के लोगों का खासकर स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप दूसरे देश से सुन रहे हो तो आप लोगों का भी स्वागत है, लेकिन आपके लिए मैं जल्दी प्रिपरेशन दूंगा, आप चिंता ना करें। अब इफ़ यू आर फ्रॉम अनदर कंट्रीज एक्सेप्शन इंडिया, ठीक है, तो भी आप लोगों को प्रिपरेशन मिलेगी। सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सब कुछ मिलेगी आप लोगों को ऑनलाइन, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर फ्रीली होगा। तो मैं आपको कहना यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तैयारियां शुरू कर दें रिक्रूटमेंट्स की, जो भी आपके एरिया में आ रही हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर नोटिफिकेशन चेक करते रहें। वहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि कौन सी जॉब आ रही है और क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर मैंने 2-4 वीडियो वो वेबसाइट्स बताई थी आप लोगों को, वहाँ पर ज़रूर जाकर चेक करें। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए खास है, भारत के सभी लोगों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार से हो, कर्नाटका से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो, कोई भी राज्य हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, राजस्थान, ओडिशा हो सकता है, गोवा, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। पूरा भारत इस पर फॉर्म भर के वैकेंसी ले सकता है। 4660 वैकेंसियों की संख्या कम है, इन लोगों ने 4600 लोगों की ही वैकेंसी दी है। आप पिछली बार का इनका वैकेंसी देखोगे तो उसके पास उस टाइम पे इनकी वैकेंसी ज़्यादा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनकी वैकेंसी कम क्यों हुई है। रेलवे बहुत बड़ा एक पूरा डिपार्टमेंट है। रेलवे एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल एरिया है। रेलवे एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशनल एरिया में आता है, एक कनेक्टिविटी एरिया में आता है। लोगों को, एरियाओं को जोड़ने के लिए, खासकर एक जगह से दूसरे जगह के लिए रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें भी ये लोग सिर्फ 4600 लोगों को ले रहे हैं। इससे क्या ही होगा आप खुद बताइए। पूरे भारत देश में सिर्फ 4600 लोगों की ज़रूरत इन लोगों को लग रही है एसआई के लिए। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा तो स्टेशन ही होंगे आप लोग। अगर आप स्टेशन रीड करोगे भारत देश के रेलवे स्टेशन, तो वो इससे ज़्यादा ही होंगे, इतने आराम से होंगे। एक बार आप चेक करना। लेकिन ये वैकेंसी कम है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। आप लोगों का काम जॉब देने का है, आपको जॉब देनी चाहिए। जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दें लोगों को, बेरोज़गारी दूर करें, लोगों को जॉब दें। ठीक है, और ये होना ही चाहिए। आप देखोगे कि भाई इतनी कम वैकेंसियाँ हैं, 4600 लोगों को जॉब मिलेगी। इसके लिए कंपटीशन कितना बढ़ता है शायद इन लोगों को नहीं पता है। ये 4600 वैकेंसी के लिए भी लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। कारण यही है, बेरोजगारी, रोजगार नहीं, जॉब नहीं, वैकेंसी नहीं। उनको भी जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए, तो वो रेलवे में ही आरपीएफ में फॉर्म डाल देते हैं। हालांकि पोस्ट, अब देखिए 12th पास, 10th पास ग्रेजुएट्स लोग अब क्या कर रहे हैं, कांस्टेबल जैसी पोस्टों के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो मजबूर हो गए कि उनको कांस्टेबल जैसी पोस्टों को लेना पड़ रहा है। हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन इस लेवल की है कि वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर, आईपीएस और बड़ी बड़ी पोस्टें ले सके, लेकिन इनके पास वैकेंसियाँ नहीं है, मतलब इनके पास सीट्स ही नहीं है। तो कितने लोग क्यों जाएंगे बेवजह इस सारी चीज़ों में। इसीलिए वो लोग उन चीज़ों में चले जाते हैं जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आती है। उनको पता है कि वैकेंसी जहाँ ज़्यादा आएंगी तो वहाँ तो जॉब मिल ही जाएगी, भले ही कोई छोटी जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब हमें मिल जाएगी। ये लोग जानते हैं। इसी वजह से जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आती है लोग वहीं फॉर्म डालना चालू कर देते हैं।
तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। सारी वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं, वेबसाइट के अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, एक एक चीज़ दी गई है, जाकर अप्लाई ज़रूर करना इस वैकेंसी पर। ये सरकारी जॉब है, आपके लिए बढ़िया जॉब है, आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, मैं कहूँगा आप एसआई की वैकेंसी को ज़रूर लें। एसआई की अच्छी वैकेंसी है, इसमें कांस्टेबल वाली वही लोग लेंगे जिनके पास पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है, क्वालिफिकेशंस कम है, वही लोग कांस्टेबल पर जाएंगे। और कांस्टेबल का पेपर आसान आएगा। दोनों के पेपर कंप्यूटर पर होंगे। आपकी फ़ीस जो फॉर्म की लेंगे वो वापस कर दी जाएगी। आपकी 100 रुपये काट के बाकी आपको रुपए इसमें वापस आएंगे। ठीक है, वापस सभी को रुपए मिलेंगे अपनी फ़ीस के फॉर्म के, इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन का आपको बताया था कि भाई इस दिन से फॉर्म आ जाएगा, टोटल वैकेंसियाँ इतनी हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, पूरा फाइल आएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करके बताऊँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तैयारी दूंगा आज ही मैं आपको इसके लिए प्रिपरेशन दे दूँगा आरपीएफ का। जैसे हम सिलेबस रीड कर लेंगे, सिलेबस में क्या कुछ पूछ रहे हैं आपको बता देंगे। ये सब पूछा जा रहा है, इसको पढ़कर पेपर देने चले जाओ और इसको निकाल कर वैकेंसियाँ ले लो। 4600 लोगों की ही जॉब है, इसके अंदर ज़्यादा बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं है। लेकिन ये वैकेंसियाँ आप मान सकते हो कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए हो सकता है कि इतनी कम वैकेंसी आई हैं। और जब लोग रिटायर होते हैं समय से तो वैकेंसियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भाई आपके पास विभाग फिक्स है कि इतना बड़ा विभाग है, तो वैकेंसियाँ खाली क्यों नहीं हो रही, ये एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है, ये एक बार समझने की ज़रूरत है। इतनी सालों में वैकेंसियाँ फिर भी आपकी कम वैकेंसी आ रही हैं, ये एक थोड़ा सा गलत हो रहा है। वो थोड़ा सा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है रेलवे में। आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट। आरपीएफ की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। इसके नीचे एक आपकी न्यू दिल्ली की आरआरसी की वेबसाइट है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट आप लोगों को दी गई है। ये दोनों ही वेबसाइट वीडियो के नीचे दी गई हैं, इसका लिंक, जिससे कि आप खुद भी चेक करें कि कैसे आप अप्लाई करने आओगे। आपका फॉर्म कल चालू हो रहा है 15 अप्रैल को, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसको लेना ही चाहिए। इसके अंदर एसआई वैकेंसी अच्छी है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हो तो एसआई को लें। अगर आप दोनों पे फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों पर भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पूरी फाइल को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ की वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। भारत के लोगों के लिए ही वैकेंसी रहेगी, सिर्फ भारत के लोग ही इस वैकेंसी को लेंगे। थोड़ा आप आरपीएफ की वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा रिक्रूटमेंट। आपको कंप्लीटेड पर टिक करना होगा सबसे पहले। मैं कंप्लीटेड में आपको दिखाने ये जा रहा हूँ कि पिछली बार वैकेंसी आप लोगों की आई थी, वो एक बार थोड़ा आपको उसका चेहरा दिखाऊँ। तो 2018 में इन्होंने लास्ट लोगों को जॉब दी थी, 2018 में। सोचिए, ये लोग 6 साल बाद, आप देखोगे हर कंपनी जो होती है, हर विभाग जो होता है ना, वो हर साल 6 महीने में वैकेंसियाँ निकाल के लोगों को जॉब देकर उनके भी घर चलाता रहता है। मतलब उनकी वैकेंसियाँ देके उनको भी वैकेंसी दे दी, उनके भी घर चल रहे हैं उन जॉब को करके। और इस तरीके से हर कंपनी तक 6-6 साल भर में अपनी वैकेंसियाँ निकालती रहती है, जॉब निकालती रहती है, लोगों को रोजगार देती रहती है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। जो ये लोग जॉब करवा रहे होते हैं ना कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये लोगों से जो जॉब करवाते हैं, वैकेंसी निकालते हैं ना, ये लोगों को जो रुपए देते हैं ना, पूरे महीने भर की जो सैलरी आप मानते हो ना, वो उनकी कमाई का 1% भी नहीं होता। ये सच बात है दोस्तों। आपको बता दूं कि जो कंपनियां होती हैं वो कमा रही होती हैं करोड़ों में, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी हज़ारों में होती है, मैक्स टू मैक्स लाखों तक होती है। आप सोचिए, कंपनी का रेवेन्यू या कंपनी का प्रॉफिट करोड़ों में होता है, और कंपनी अपने वहाँ पर काम करने वालों को जो रुपए दे रही होती है या जो भी उनको करेंसी मिलता है ना, वो बहुत कम होता है। वो आप देखेंगे तो हज़ारों में या लाखों तक ही जाता है। तो सोचिए, यानी कि काम करने वालों को उतने रुपए नहीं मिलते, लेकिन कंपनी की कमाई इतनी ज़्यादा होती है। कंपनियां इस तरीके से चलती हैं, ये आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों। सेम जैसे रेलवे की बात कर लें तो रेलवे का प्रॉफिट पर डे में बहुत ज़्यादा है। रेलवे बहुत एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, खासकर भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से पर डे में। रोज़ का बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है इस चीज़ से। रेलवे की पूरी ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग के चलते वो अच्छा खासा जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको बता दूँ, रेलवे फिर भी लोगों को जॉब नहीं दी जा रही। सोचिए, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क के साथ वो इतना अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। रेलवे, अकेला रेलवे, आप समझिए, आप बिना किसी टिकट को लिए रेलवे में आना जाना नहीं कर सकते, तो टिकट का खर्चा हर कोई करता ही है। रेलवे इतनी भर के भी जाती हैं, रेलवे ऐसे AC वाली भी जाती हैं, हर तरीके से रेलवे जाती हैं, लेकिन रेलवे को इतना प्रॉफिट आता है, उसके बाद भी लोगों के लिए वैकेंसियाँ नहीं निकलती। वो आप यहाँ से देख सकते हो, देख लीजिए भाई, आप खुद आपके स्क्रीन पर है। हर साल वैकेंसी देने की जगह ये 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी दे रहे हैं, और 2024 में वैकेंसी भी दे रहे हैं आधी करके। आप देखो, ये वैकेंसी इन्होंने कांस्टेबल की जब दी थी ना, 2018 के समय दी थी, तो तब आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी कितनी थी, मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफाइड मॉडिफाइड वैकेंसीज, मतलब इन्होंने पहले वैकेंसी जितनी दी और रिक्रूटेड, मतलब जितनी दी उतने ही लोगों को जॉब मिली, वो आप देख सकते हो। तो 2018 में इन्होंने 1100
के करीब दी थी सब इंस्पेक्टर की, जो अभी करीबन बहुत कम है। सेम आप कांस्टेबल की भी देखते हो तो कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी थी 8,500 के करीब इन्होंने वैकेंसी दी थी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। और एंसिलरी की वैकेंसी कांस्टेबल में 700-800 के करीब थी। मतलब इन्होंने 2018 में लगभग आप मान सकते हैं कि 8,000 ये हो गए, और 500 और 800 यानी 1,300 ये, यानी कि 9,300, और ये 10,400 के करीब, ये लगभग 10,000 वैकेंसी निकाल चुके थे कांस्टेबल और एसआई की मिला के आरपीएफ के अंदर 2018 में। सोचिए जब ये तब ये लोग 10,000 वैकेंसी दे रहे थे, और अब ये 6 साल बाद उसी सेम चीज़ों के लिए इन लोगों ने वैकेंसी कितनी निकाली, 4,600। यानी ये वैकेंसी उसकी आधी भी नहीं है, इन्होंने इतनी कम कर दी। क्यों भाई? आपके पास विभाग क्या है नहीं? रेलवे है नहीं? रेलवे भी है, विभाग आपके पास है, सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप फिर भी वैकेंसी कम निकाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। भाई जो सच है वो बोलना ही चाहिए। आप देख सकते हो, मैं इसमें कुछ गलत, देखिए इसमें बैंड वालों की भी वैकेंसी आई थी, आप देख सकते हो 2016 में आई थी, इन्होंने 16 में दी थी। 18 के बाद ये 24 में वैकेंसी आ रही है, और 24 में भी इनकी वैकेंसी आप देखोगे तो इनकी वैकेंसी इतनी कम है, इतनी कम है, आप खुद समझिए कि आधी भी नहीं दी इन्होंने, 5,000 भी नहीं निकाल पाए ये लोग वैकेंसियाँ। आगे बढ़ता हूँ। ये न्यू दिल्ली की आपकी आरआरसी की वेबसाइट है, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन ढूंढ सकते हैं। आपका जो यहाँ पर एसआई का आया है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। मेरे को लगता है, उम्मीद लगती है कि यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसके लिए आप ऐसा करें कि आप इधर आ जाएं, आरपीएफ के वेबसाइट पर आपको आना है, तो आप यहाँ से रिक्रूटमेंट के अंदर ना अपकमिंग में आएंगे तो अपकमिंग में दिख जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 2 नोटिस हैं, 2 कांस्टेबल और एसआई नोटिफिकेशन है, मैं दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो बड़ा चला जाए। इसको आप क्लिक कर लेना, ये आपका शॉर्ट नोटिस है। आरपीएफ आपका यहीं पर एक और नोटिस डालेगा। आप कल की डेट में इधर आते हो तो आप एक और 15 अप्रैल को एक और नोटिस यहाँ देख पाओगे, उससे आपको समझ आ जाएगा आरपीएफ का डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो मैं आपके साथ दोनों ही डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम कांस्टेबल की बात करेंगे। आप देखोगे ये आरपीएफ का पहला नोटिफिकेशन एसआई का है, फिर कांस्टेबल का है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहला हम एसआई का डिस्कस करते हैं। पहले हम सब इंस्पेक्टर वालों को कवर करेंगे, सब इंस्पेक्टर वालों का पूरा जानने के बाद हम डायरेक्ट एसआई वालों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अपकमिंग यहाँ पर पीडीएफ आपको बता दिए, पीडीएफ आपको याद हो, ये पीडीएफ आपके साथ डिस्कस करी गई थी। मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ जल्द ही आपको वैकेंसी देगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये नोटिस इन्होंने कब बनाया था, तो इसकी डेट यहाँ पर लिखी होगी, देखिए 2 मार्च को, आज से महीने भर पहले ही मैंने आपके साथ ये वीडियो करके बताया था कि ये देखिए ये नोटिस आ चुका है, आपका फॉर्म अगले महीने आएगा, तैयार हो जाना। जैसा कि आप देख सकते हो अप्रैल 14 आ चुकी है, और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा आरआरबी द्वारा ये रिक्रूटमेंट आ चुका है। देखिए आरआरसी है ना, आरआरसीबी लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये, ठीक है। ये आरआरबी का वेबसाइट है, ये आरआरसी का नहीं है, आरआरबी का है। 2 तरीके से रेलवे के 2 अलग अलग बोर्ड और सेल बनाए हुए हैं रिक्रूटमेंट लोगों की वैकेंसी के लिए। 2 तरह से रेलवे आपका वैकेंसी देता है भारत देश में, आरआरबी, आरआरसी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर ज़्यादा वैकेंसी आती है, बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है। जैसे आप देखोगे रेलवे के अंदर जो पायलट हैं, जो रेलवे को चला रहे हैं, ट्रेन को चला रहे हैं, वो लोग टेक्नीशियंस और बाकी जूनियर इंजीनियर, जो इंजीनियर चाहिए होता है रेलवे के अंदर किसी भी टेक्निकल चीज़ से जुड़े हुए काम करने के लिए टेक्नीशियन चाहिए। एनटीपीसी की वैकेंसियाँ होती है, पैरामेडिकल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी आती है रेलवे में। मतलब ज़्यादातर वैकेंसियाँ आरआरबी देता है, आरआरसी वैकेंसियाँ वही देता है, अप्रेंटाइसशिप और ये सारी चीज़ें आरआरसी देता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। आपको बता दूं रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा डिवीजन्स उसके बने हुए हैं, अलग अलग डिवीजन्स उसके बने हैं। साउथ डिवीज़न है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, और इस तरीके से आपके जो है आपके नॉर्थ ईस्ट रेलवे बना हुआ है रीजन के हिसाब से, इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। मतलब कहना यही है दोस्तों, ये रेलवे आप लोग का है भारत देश में, इस तरीके से आप देखोगे तो इनकी ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी देता है, आरआरसी वैकेंसियाँ इतनी नहीं देता। आरआरसी अप्रेंटाइसशिप और ट्रेनिंग जैसी वैकेंसियाँ ज़्यादा निकालता है, वो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन वैकेंसी किधर देता है। आरआरबी ज़्यादा वैकेंसियाँ देता है, आरआरसी वैकेंसियाँ उतनी नहीं देता। भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी द्वारा एक नोटिफिकेशन का आपको बता दिया गया था कि आरपीएफ पहली रिक्रूटमेंट और दूसरी रिक्रूटमेंट करेगा एसआई और कांस्टेबल की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए इनवाइट करे गए। पूरे भारत से आप फॉर्म भर सकते हैं, आप किसी भी जगह रहते हो इंडिया देश में, आप किसी भी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, किसी भी पूरे देश में एरिया में रह रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होता है। इन्होंने समय जो दिया है वो 15 अप्रैल यानी कि कल से, आज आप देख सकते हो 14 अप्रैल, यानी आप 15 से यानी कल से ही फॉर्म भर के 14 मई तक फॉर्म डाल सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों सैलरी आपकी कितनी होगी, अगर आप एसआई बनते हो तो 36,000 रुपये शुरू में ही आपको मिलेंगे। मतलब आप मान सकते हैं कि आपको 40,000 रुपये मिलेंगे पूरे महीने में शुरू में।
और आपको कांस्टेबल, अगर आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपको 22,000 रुपये मिलेंगे शुरुआत में, शुरू में ही मिलने लगेंगे। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। अभी B1 क्या है, B1 इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड बताया हुआ है। आप देखते हो कि किसी भी वैकेंसी को लेने के लिए तरह तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड सारे कवर करूंगा जिसके अंदर, तो आप समझिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आपको अच्छा दिखता है, सही से दिख रहा है, तो आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिससे कि आपको पता लग सके कि किस वैकेंसी को लेने के लिए, किस जॉब को लेने के लिए कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। आपकी उम्र 1 जुलाई 2024 को 20 से 28 के बीच होगी तो आप एसआई बन सकते हैं। 18 से 28 के बीच है तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं रेलवे में। आप कहते हो एसआई तो सिर्फ पुलिस में ही हमने देखा है, एसआई सिर्फ हमने फोर्सेस में ही देखा है। एसआई फोर्सेस में भी होता है, पुलिस में भी होता है, डिफेंस में भी आप देखोगे ही। साथ ही साथ इसके अलावा आप एसआई को रेलवे में भी देखोगे और भी जगह आपको एसआई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एसआई बेसिकली क्या है, एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट का नाम है। उसके यूनिफॉर्म को एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि उसकी यूनिफॉर्म पे दो स्टार नाम से स्टार्स होंगे जो उसकी पहचान बताएंगे। सेम इसी तरीके से कांस्टेबल के भी कुछ एक रिबन जैसा कुछ होता है उसके यूनिफॉर्म पर, उससे पता लग जाता है कि ये कांस्टेबल है। तो ये इन्होंने एक तरीका बना दिया गया है जिससे कि आप समझ पाएँ कि ये कौन है, ये कौन है, आप फ़र्क समझ पाएँ। इसलिए देखिए इस बार ना एसआई वैकेंसी आई है 452 वहीं इन्होंने कांस्टेबल की 4,208 दे दी। यानी कांस्टेबल की वैकेंसी तो चलो हम मान सकते हैं कि चलो आपने 4,000 दे दी, सही आधी कर दी इन्होंने। एसआई की वैकेंसी इसमें 1,000 थी पिछली बार, इन्होंने 400 के करीब कर दी। ये वैकेंसी इन्होंने ये भी साथ में बोल दिया है कि ये जो 4,600 प्लस वैकेंसी हम दे रहे हैं, ये आप देखोगे जब तक लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी आपकी ये वैकेंसी या तो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसा जैसा उनको पता लगेगा कि रेलवे में और वैकेंसी खाली है तो वो और बढ़ा देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी आप इतना समझिए कि जो 4,600 लोगों की जॉब लोगों को मिलनी है, हो सकता है ये 5,000 6,000 के करीब भी पहुंच जाए, हो सकता है ये 3,000 या 4,000 तक भी पहुंच जाए, मतलब ये कम भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपकी उम्र में छूट दे दी है इन्होंने जो फॉर्म भरने की आपको उम्र दी है ना, 18 से 28 और 20 से 28 जो उम्र आपको दी है उसके अंदर आप 3-3 साल सभी लोग जोड़ लो, आपको एक बोनस मिल गया है। आपको पूरे दुनिया में एक वायरस आ गया था, कोरोना वायरस कोविड-19, उसकी वजह से आप लोगों को सभी को फ़ायदा मिला है। 3 साल आपकी उम्र में बढ़ा दिए, 28 को आप 31 मान लें सभी लोग। जनरल वाले खासकर अपनी 31 एज तक फॉर्म भरेंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हो तो अपनी वहाँ पर SC ST वाली 5 साल, OBC वाली 3 साल अपने में जोड़ लेना, ये चीज़ आप अलग से कर लेना, और बाकी आपको 3 साल तो इसमें मिलेंगे ही। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को जो भी आपकी उम्र थी वही आप मानेंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होना है, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो मेडिकल भी आपको निकालना जरूरी है, फिजिकल भी निकालना जरूरी है। आप एक SI बन रहे हो, कांस्टेबल बन रहे हो, तो फिजिकल तो लेंगे ही लेंगे आपका। ठीक है, तो ये एक नोटिस था, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। आपका एक एग्जाम होगा कंप्यूटर पर, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको बता दूँ आपकी टोटल जो वहाँ पर फीस लग रही है वो 500 रुपये हर किसी से ली जाएगी। और अगर आप एक अनुसूचित जाति जनजाति के हो या फिर आप एक महिला भी हो, अगर आप जनरल वर्ग की महिला भी हो, तब भी आप सिर्फ 250 रुपये पे करोगे, आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा, आपको वैकेंसी मिलेगी। लेकिन आपको 250 रुपये या आपके जो भी रुपए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। आप जो भी अपने बैंक की डिटेल्स दोगे, आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में जितना भी सब बताओगे, वहाँ पर आपको सीधा सारा पैसा आपको वहीं वापस आ जाएगा। ठीक है, आप जो लोग 250 देंगे उनको सारा रुपया आ जाएगा वापस, जो लोग 500 देंगे उनको 400 रुपये आएंगे। अब आप बात आती है कि 500 किसको देने हैं, 500 देने हैं जनरल के पुरुष को देने हैं। जितने भी पुरुष अपने भाई, जितने भी भाई लोग हैं वो अपने 500 रुपये दें। खासकर अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से हो जो कि रिजर्वेशन रखती है, तो आप लोगों को 250 ही देने होंगे। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस लगेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी फ़ीस वापस आएगी, इतना याद रखें, फ़ीस तभी वापस आएगी आप पेपर देने चले जाएं। सिर्फ ओनली जो कैंडिडेट अटेंड करते हैं, मतलब कि पेपर देने चले जाते हैं, भले ही उनसे निकले ना निकले, पेपर देने भी गए तो उनको पैसे रुपए वापस होंगे। ये इन्होंने पूरा पॉइंट लिख दिया। ऑनलाइन फॉर्म भर लो, फॉर्म अब चालू हो चुका है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। आपको बता दूं आपकी जॉब कहाँ कहाँ लगेगी, आपको बता देता हूँ। भारत देश में जो रेलवे है, रेलवे का जो अहमदाबाद RRB है, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये ऐसे 16 आप इसको पूरा गिनेंगे जितने भी हैं, ये इन्हीं RRBs में आपकी वैकेंसी जाकर पहुंचेगी। मतलब आप इन्हीं में से किसी एक RRB में जाकर रिक्रूट होकर पहुंचेंगे रेलवे में। ठीक है, भारत देश में। अब ये RRB के अलग अलग वेबसाइट है, आप इनमें से किसी पर भी जाकर देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा RPF का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बता दूँ डेट आप देखोगे 2 मार्च को ये आया था आरआरबी द्वारा, और ये मैंने आपको बताया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था। आज से करीबन 40 दिन पहले मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अब मैं कांस्टेबल का नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले आपके साथ। देखिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये सबसे पहले हमारे पास आपका जो आया है वो एसआई का आया है। आप देख सकते हो ये एसआई, इन्होंने साथ में फोटो लगा दी है। एसआई कैसा दिखेगा, एसआई क्या काम करेगा, आप देख सकते हो। एसआई को थोड़े बहुत यहाँ पर रिवॉर्ड्स या अवार्ड जैसी चीज़ें मिल रही होती हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे होते हैं। देखिए ये ऐसा ही खड़ा हुआ है, ये जो है ना, ये एक बंदूक है या एक गन है, आपको दिख रही होगी, ये जो भी है ये एक एसआई के हाथ में अभी आपको दिख रही है। रेलवे पर है, ये एसआई खड़ा हुआ है रेलवे पर, आप देख सकते हैं। ये एसआई सारी ये एसआई का परफॉर्मेंस दिखाया है। रेलवे में अंदर ट्रेन में जाता है एसआई और ये सब कर रहा होता है। कभी कभार आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, रेलवे पर कुछ हो गया, कोई बड़ा कांड हो गया रेलवे स्टेशन के आसपास या ऐसा कुछ हो गया, तो एसआई वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ें कर रहा होता है। हालांकि ये पहला जॉब रोल इसमें इंस्पेक्टर और बड़े पोस्ट ऑफिसर्स का होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो उनको इतना पता है कि हमारे पोस्ट के नीचे भी और लोग हैं, तो वो अपने काम को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि एसआई को ज़्यादा काम मिलते हैं, आपको ज़्यादा काम एसआई को करने होंगे। अगर आप एक ऐसे लोग हो जो कि आप काम करने में प्रोफेशन रखते हो कि आप कर सकते हो सारे काम, तो आप इस पे जाएं, ठीक है। तो वही आपको कह रहा था, आप देख सकते हो ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये एसआई है, ये डॉग को लेकर जा रहे हैं ये स्टेशन पर। ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने बताई है एसआई की रिक्रूटमेंट है, एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एसआई। और तो आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप देखो कल से फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं, आप जल्दी जाएं फॉर्म भरें। मैं आपके साथ पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी सैलरी मैंने आपको बता दी, मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, वैकेंसी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दिए हैं, इसको आप रीड कर लेना। मैं इसको खाली छोड़ के अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा मैं डिस्कस करूँगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार रीड करना, ठीक है। इन्होंने काफ़ी छोटा लिखा है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेना साइज़ को, और फिर अच्छे से रीड करना, सारी चीज़ें रीड कर लेना। पूरे भारत का सबसे पहले तो खासकर स्वागत, आप सभी पूरे भारत के लोग इसको ध्यान से रीड करें, अच्छे से देखें, इसमें गलतियां ना करें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर आप जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड कर लेना। आपके लिए मेरे को लगता नहीं है इसको मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो मैं इसको इसीलिए छोड़ता चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आखिरी समय से बचने के लिए आप फॉर्म को जल्दी भरें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया है, आप वहाँ पे कॉल करके अपनी परेशानियों को सॉल्व करें अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आए तो उसके लिए, ठीक है। नेशनैलिटी आप देखिए, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, मतलब आप भारत देश के नागरिक हो। आपका नागरिकता कैसे पता लगेगा, आप भारत देश में रह रहे हैं, ये नागरिकता प्रूफ नहीं करता। भारत देश में रहने के साथ एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी है, तो आप भारत देश के नागरिक हैं, ये प्रूफ है। क्योंकि आईडी बनता ही तब है जब आप सिटीजन होंगे, ठीक है। तो अगर आप सिटीजन हो इंडिया देश के, तो आप वैकेंसी पर ले सकते हो। एज लिमिट आप देखोगे तो मैंने उम्र आपको बता दी है कितनी चाहिए किस किस पोस्ट के लिए, वो आपने यहाँ समझ ली होगी। अच्छा ठीक है, इन्होंने देखिए क्या बोला है। एसआई पोस्ट के लिए लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मल कोर्स के लिए और इन सीईटी इस वैकेंसी के लिए, मतलब भाई आपकी जो एसआई रिक्रूटमेंट की वैकेंसी की एज है वो 25 है, 25 है एक्चुअल एज। आपकी 28 तब मानी जा रही है, कोविड के बाद इन्होंने 28 माना है उसको। मतलब आप ये समझिए आपकी एज 25 ही रखी है इन्होंने। आप जो आप 28 से 31 कर रहे हो वो ना करें, आप 25 में 3 करें, यानी 25 आपकी एज थी, उन्होंने 28 कर दिया उसको, ठीक है। हाँ, एज रिलैक्सेशन सबका वही 3 साल का रहेगा, तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, तो अपनी अपनी 5 साल 3 साल उसमें अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको भी बताया ना, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पर एक एज बताई, अभी भी आपको दिखा दूँ ये, तो ये जो मैंने आपको 28 बताई थी यहाँ पर एज, ये इन्होंने इसके अंदर पहले ही ऐड करके डाल दी है, ठीक है। दिस इंक्लूड, देखिए इन्होंने बोल भी दिया है कि इसके अंदर 3 साल हमने जोड़ दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी, मतलब आपकी वो 28 है, उसके अंदर आपको और एज नहीं जोड़नी अगर आप जनरल से हो। मतलब आपकी 28 ही एज, 28 वही आखिरी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये लोग कहते हैं कि आप लोग अपने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपसे कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री को करके आए, किसी भी कोर्स में डिग्री कर लिया आप लोगों ने, आप फॉर्म भर सकते हैं। जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन में डिग्री के रिजल्ट का, तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे। जिनका रिजल्ट आ चुका है, पास कर चुके हैं, वही फॉर्म भरेंगे। फॉर्म की फ़ीस आपको मैंने पहले ही बता दी थी। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। अगर आप अल्पसंख्यक हो, मान के चले आप, अगर सेल इंक्लूड मुस्लिम, अगर आप माइनॉरिटी सेल इंक्लूड मुस्लिम्स हैं, अगर आप क्रिश्चियंस हैं, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन और जोरोआस्ट्रियंस यानी कि पारसीज, अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, ठीक है।
तो आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं, मतलब आप अल्पसंख्यक मतलब कि जो लोग कम हैं, मतलब कि इस देश में, भारत देश में जिनकी संख्या कम है, जो लोग कम लोगों में आते हैं वो माइनॉरिटीज़ कहा जाता है उन लोगों को। और आपको एक एफिडेविट दिखाना होगा कि आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं, मतलब आप लोगों की संख्या कम है देश के लोगों में, देश के उन लोगों में, मतलब दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप लोग कम हो भारत देश में, तो वो आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ही बताएगा उस चीज़ को, तो वो आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में हैं तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाएंगे। आपके पूरे परिवार का 50,000 से 50,000 रुपये, आप सोचिए सिर्फ 50,000 रुपये, जो कि एक एसआई की पूरी सैलरी भर पर मंथ की हो जाएगी आप जब वैकेंसी लोगे, समझ रहे। तो मान के चले आपका पूरे परिवार मिलकर भी पूरे साल भर में 50,000 से कम कमा रहा हो, तो आप लोगों को ईबीसी का एक सर्टिफिकेट होता है, आप उसके अंदर आते हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्म की फ़ीस वापस आ जाएगी आप लोगों की, मैंने आपको जैसा बताया। वर्टिकल रिजर्वेशन ये है कि किस किस का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस वालों का है, एससी एसटी इन सब के लिए कंफर्म है कि रेलवे आपकी वैकेंसी फिक्स रखता है, रेलवे आपके लिए फिक्स रखता है कि आपको कितनी वैकेंसियाँ देनी है पूरे में से, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड कर लेना। ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप एक बार देखें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होता है, वर्टिकल मतलब देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब ये होता है कि आप देखेंगे तो वर्टिकल मतलब इस तरीके से रिजर्वेशन, मतलब कि यहाँ पर एससी एसटी जनरल इन सब का रिजर्वेशन, ये तो कास्ट वाइज हो जाता है, कैटेगरी वाइज हो जाते हैं। एक आप लोगों का हो जाता है एक्स सर्विसमैन, मतलब नेवी आर्मी में गए तो उनको 10% वैकेंसी दे दी, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी जो आप लोगों की आती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब ये कुछ भी नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये एक टर्म बना के लोगों को थोड़ा तरीका बताने का इन लोगों का, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक ही तरीके से रिजर्वेशन कर देते, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या कर रहे हो, सच बात है। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या है, डायरेक्ट आप बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन है इस तरीके से इन लोगों का, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या कर खेल क्या रहे हो, ये आप सीधा सीधा बता सकते हो। मतलब लोगों को वैकेंसी देने के लिए इतना रिजर्वेशन और ये सारा पूरा प्रोसेस बनाना और फिर वैकेंसियाँ देना, इसकी बजाय डायरेक्ट दे देना, समझिए। इन्होंने रिजर्वेशन तो बनाए लेकिन इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नाम से चीज़ें बना डाली, एक ही प्रोसेस में भी चल सकते थे ये। एक्स सर्विसमैन आप देखोगे तो उसके लिए आप यहाँ से रीड कर लेना, तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ लिखे हुए हैं। एनओसी उनके लिए होता है, आप मान के चलो आप सरकारी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में कहीं काम कर रहे हो तो एक एनओसी सर्टिफिकेट आप वहाँ से साइन करवा लेना अपने एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर मतलब होता है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो उस वहाँ का मैनेजर होगा या बड़े पोस्ट पर कोई होगा, उससे साइन कराएं एक सर्टिफिकेट पर कि भाई आप साइन कर दो, मेरे को आरपीएफ के अंदर वैकेंसी लेनी है, आपको कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर साइन करो, इस तरीके से होगा, ठीक है। एनओसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत आसान है दोस्तों, इसके अंदर आपको एक कंप्यूटर पर पेपर दे देना है, आपको जाना है कंप्यूटर पर, एक एग्जाम दिया, फिजिकल मेजरमेंट और स्टैंडर्ड टेस्ट निकाले, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया, और ये तीनों प्रोसेस करने के बाद आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि कंप्यूटर पेपर देने के लिए एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा। एडमिट कार्ड आरपीएफ अपने वेबसाइट पर एग्ज़ाम जिस दिन होगा उससे 7 दिन पहले दे देगा, तो वहाँ से आप चेक करना, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको पता लग गया होगा, आपके पेपर में आएगा 120 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट 90 मिनट यानी 1 आवर 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट और 30 मिनट्स और, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स आपको टोटल मिल रहे हैं। कैंडिडेट को मिलेंगे 1 नंबर अगर सही करता है किसी आंसर को, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करके आ जाते हो, वहाँ पेपर देने गए और आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया, आप जानते हो ये प्रश्न का उत्तर मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तो आप अपने नंबर कम करवाओगे, समझ रहे हैं। मतलब कि जानकर अपने क्वेश्चंस के नंबरों को कम ना करवाएं, क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ के आएँ, ठीक है। ये आपको कहूँगा। आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा अगर ये एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो। नॉर्मलाइजेशन ये होता है दोस्तों, हर शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट बना दिया कि इस शिफ्ट में इतने इतने नंबर लाया ये कैंडिडेट, इस हिसाब से इसके ये परसेंटाइल बन गए। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि भाई कोई दूसरी शिफ्ट का कैंडिडेट ये ना कह दे कि आपने उस कैंडिडेट की परसेंटाइल इतनी, उसको परसेंटेज इतना अच्छा दे दिया, इतने मार्क्स अच्छे दे दिए और हमारे कम कर दिए। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लाए ये लोग, जिससे कि ये लोग साफ साफ बता सके कि भाई आपकी शिफ्ट में आपके नंबर इतने हैं, और दूसरी शिफ्ट में उस कैंडिडेट के नंबर उतने हैं। इससे क्या होगा कि आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे रिजल्ट्स के अंदर और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये एक नॉर्मलाइजेशन को लाया गया था, जिसके चलते आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लगता है। भारत देश में एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया जाता है मार्क्स को लेकर एग्जाम्स के अंदर, जिससे कि एक निष्पक्ष आपका रिजल्ट बनाया जा सके लोगों का और एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सके। अगर ये लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाते ना तो काफ़ी लोगों के बीच में एक जो है विवाद हो जाते,
रिजल्ट को लेकर, समझ रहे हैं। मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी बता दूं, अगर आप जनरल वर्ग से हो तो 35% लाना जरूरी है आपको पूरे पेपर में। अगर आप SC ST हो तो 30% लाएं, मतलब पूरे 120 नंबर के पेपर में आप लोगों को 30% कितना होता है, आप 30% निकाले 12 × 3 यानी कि आपका 36 से ज़्यादा नंबर जो लोग लाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति से, तो वो लोग पास हैं। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी मैं आपको बता दूं। आप जो भी लोग कंप्यूटर एग्जाम पास करोगे उसके बाद पेपर निकालने के बाद आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट निकालोगे, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद आप लोग डायरेक्ट जाकर ज्वाइनिंग लोगे। ये आपका पूरा प्रोसेस इस वैकेंसी SI में भारत देश के रेलवे में चलेगा। आपको सिलेबस बता दूँ, आपके पेपर में अर्थमेटिक पूछेंगे। ये पेपर में जो मैथ्स पूछ रहे हैं, मैथ्स आपसे ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री लेवल तक की पूछेंगे, क्योंकि SI एक डिग्री होल्डर्स को रिक्रूट कर रहा है खासकर। मतलब यह है कि आपसे नंबर सिस्टम पूछ लिया, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, सारा नंबरों की बात कर डाली इन्होंने। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालोगे, किसी का ब्याज कैसे निकालें, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें, डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल्स और ग्राफ कैसे यूज़ करें, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस जैसी चीज़ें पूछेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपसे पूछ ली जाएगी 35 नंबर में, आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को पूरा पढ़ लें, फिर आप उसके बाद अपना अर्थमेटिक को पढ़ें और रीजनिंग वाली चीज़ आप बाद में करें, ठीक है। इन तीनों को इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको टोटल 35% नंबर कैसे भी कंप्लीट लाने हैं। यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ 10 गुना लोग ही, मतलब कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स लोगों को ही ये लोग फिजिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचाने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर लगभग आप मान सकते हैं कि ये लोग 46,000, 40 + 6 46,000 46,000 लोगों को ही ये फिजिकल में बुलाएंगे, क्योंकि इनकी वैकेंसी का 10 टाइम्स वही है, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल में आपको करना क्या होगा। आपको 1600 मीटर रन, आपको 1600 मीटर भागना है, 6 मिनट के अंदर आपको भाग के कंप्लीट करना है। अगर आप मेल हो, महिलाओं को नहीं भागना होगा, महिलाओं को 800 मीटर भागना होगा 4 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप करनी है, मेल फीमेल दोनों को ही करनी है। हाई जंप करनी है, फीट में लिखा हुआ है, फीट को आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर्स में, जो भी आपका है, जिस भी टर्म्स में आपको समझ आता हो उसको कन्वर्ट करके चेक करें कि फीट कितना होता है। आपको पता हो, देखिए कुछ लोगों को फीट समझ नहीं आता, जैसे मुझे भी नहीं आया था एक बार में, तो मैंने इसमें क्या करा, मैंने बोला कि भाई फीट बता दो मुझे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 12 फीट में कितने सेंटीमीटर या मीटर होंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इतना होगा। मतलब आप एक बार इंटरनेट पर चेक भी करें कि कितना होता है ये फीट और इंच, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे को इतनी दूरी की जो है लॉन्ग जंप, हाई जंप मारनी है, करनी है। क्योंकि आप लोगों को, अगर आप वहाँ जाके समझेंगे कि भाई इतना फीट तो इतना होता है, आपको पता ही नहीं है कि इतना फीट कितना होता है, और आप वहाँ जाकर जब गए लॉन्ग जंप, हाई जंप करने और आपको पता लगा कि आप वहाँ पर निकल आए, बाहर हो गए, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो इसको पहले इस बार पूरा अच्छे से चेक करके जाएं, फीट और इन सब के डिफरेंस चेक करें, लॉन्ग जंप, हाई जंप कैसे निकालेंगे उसको देखें। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को लेकर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप लोगों को आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, अगर आप एक मेल हो, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप एक गढ़वालीज, गोरखाज और मराठाज और डोगराज और कुमाऊं नीज एंड अदर वर्गों से आ रहे हैं, तो आप लोगों को इन्होंने हाइट के लिए इन्होंने यहाँ बता दिया है कितना होगा। चेस्ट मेजरमेंट भी चाहिए होगा, नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्कशीट्स और सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट को लेकर वहाँ पहुँचें। इसके साथ साथ अपनी एक ID, आधार कार्ड को लेकर वहाँ पहुँचें, और कोई भी एक ID लेकर पहुँचें, फ़ोटो लेकर वहाँ पहुँच जाएँ, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ लेकर पहुँच जाएँ, अगर भारत देश की नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर पहुँच जाएँ। ये सारी चीज़ें लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पहुँचोगे तो ही आपको वैकेंसी मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट याद रखना है, कैसा कैसा होना चाहिए। आप 10वीं का मार्कशीट लेके जाएं, ग्रेजुएशन का लेके जाएं, ये सब चीज़ें लेके जाएं। मैंने कहा आपको जो चीज़ें, वही चीज़ें आपसे मांग रहे हैं और वही यहाँ लिखी हुई है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ वही सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, वहाँ पर चेक करा जाएगा कि मेडिकली आप फिट है नहीं। ट्रेनिंग होगी, जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको एक ट्रेनिंग में जाना होगा। आपकी शुरुआती तौर पर एक ट्रेनिंग कराएंगे ये लोग। ट्रेनिंग कितने समय की होगी, कब तक की होगी, तो आप समझ सकते हैं, पॉइंटेड टू द फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग चलाएंगे, मतलब आपको एग्जाम ले लिया, फिजिकल ले लिया, मेडिकल ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, ज्वाइनिंग करा दी, लोगों को जॉब दे दी, लेकिन उसके बाद ये ट्रेनिंग करवाएंगे लोगों की SI की, कि भाई ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की। अब मुझे नहीं पता वो 6 महीने कितने समय की करा रहे हैं ये लोग। ट्रेनिंग के बाद ही आप लोगों को फिर ये वैकेंसियाँ दे देंगे। चलिए, ट्रेनिंग के बाद हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करोगे इस वैकेंसी के लिए, तो आपका बहुत सिंपल है। ऑनलाइन जाके आप फॉर्म भर लेंगे, 15 यानी आज
आज ही से फॉर्म चालू हो गया है, अगले महीने की इसी आज ही के दिन ये फॉर्म बंद होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई कर लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर को तैयार रखना, उससे अपना रजिस्ट्रेशन करना, अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें डालना। जब ये सारा प्रोसेस डल जाए उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फीस जमा करना, फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना। इतना करोगे आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। मैंने आपको ALP का फॉर्म भरवाया था, उसको चेक कर लेना जल्दी से जाकर, ठीक है। ये आपके सारे RRB के लिस्ट दे दिए इन्होंने। ये लिस्ट इसलिए दी है कि आप चेक कर लो कि इन वेबसाइट्स पर भी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। देखो ये सारे क्लिक हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सब क्लिक होने के लिए तैयार हैं। चलिए, जनरल गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे उसको लेकर। आप पूछते हैं कि भाई ये पेपर कौन कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो आपको ये ना कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश में, ये आपको कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और जितनी भी 13 की 13 भाषाएं यहाँ पर लिखी हैं, इन सब में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा। और याद रखिए ये क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश, हिंदी के अलावा बाकी भाषाओं में उन्हीं के लिए होगी जिनके एरिया में वो भाषा बोली जा रही है। मतलब कि आप अगर बिहार में पहुंचते हो तो वहाँ तो हिंदी इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर आप पंजाब में जाते हो या तमिलनाडु में जाते हो तो आप लोगों को तमिल और पंजाबी में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये ना सोचें कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको हर जगह इन सारी भाषाओं के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, ऐसा आप नहीं मान सकते, ठीक है। मोस्टली जनरली ऐसा ही होता है भाई, जहाँ एरिया आप जानते हो कि आप गुजरात जाओगे तो गुजराती लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पर उनको देना ज़रूरी हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म, फॉर्म में करेक्शन कैसे करेंगे, गलतियां सुधारेंगे कैसे अगर फॉर्म गलत भर दिया है, तो उसको लेकर इन्होंने बोला है कि आपको एक फॉर्म करेक्शन का समय देंगे हम, लेकिन उसके लिए हम आपसे एक फ़ीस लेंगे, वो फ़ीस आपको देनी होगी। अगर कैंडिडेट मॉडिफाई करना चाहता है अपनी डिटेल्स को तो उसको अपना है ना, ठीक है, तो उसको करना क्या होगा, तो उसको जो है 250 रुपये देने होंगे। फिर उसके बाद ही वो अपने फॉर्म के अंदर सुधार ही कर सकता है, कोई अपनी गलतियों को सुधार कर सकता है। अगर वो 250 देगा तभी होगा। इनवैलिड फॉर्म, अब ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें हम ये मान सकते हैं कि आपका फॉर्म गलत भरा है, इनवैलिड है, इसको कैंसिल करो। ये कौन कौन से केस हैं वो बताया है। इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू E-कॉल लेटर, मतलब एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई बातें इन्होंने बता दी यहाँ पर। अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब कि भाई कैंडिडेट अपना कोई मन से एग्ज़ाम नहीं दे रहा था, बस ऐसे ही मज़े के लिए एग्ज़ाम दे रहा था। ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हो सकती है जिससे हम ये कह दें कि इसको रिक्रूटमेंट लेनी ही नहीं थी, बस ये ऐसे ही फॉर्म भर के आ गया, उसके इन्होंने केस बता दिए हैं, ठीक है। वार्निंग आपको दी जाएगी RRB द्वारा, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप आगे का समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो वैकेंसी को समय से लें, तरीके से लें, ठीक है। एब्रीवेशन यूज क्या हो रही है मैं आपको बता दूं। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को DV कह दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन को ME कह दिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को इन्होंने PET PMT ऐसे नाम दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से फुल फॉर्म चेक कर सकते हैं। रेलवे की जोन आपको बता दूं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है और ईस्टर्न रेलवे, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है। RCF मतलब रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री और फ्रंटियर रेलवे। NWR मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जैसी बातें इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताई है। ये फुल फॉर्म है। आप ये क्यों बताई गई इन्होंने इसलिए बताई है, ये ऊपर कहीं ना कहीं छोटा छोटा वर्ड लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप RRB कह रहे हैं, RRC कह रहे हैं। हमें क्या पता भाई RRB RRC क्या है। हमें अगर कोई ये कहे कि KFC, कोई कहता है KFC, तो हम कैसे समझ जाए कि वो KFC का मतलब क्या है। तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि आपने वर्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स को, तो फुल फॉर्म उन्होंने बता दी इस चीज़ की, ये फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो ये आप रीड कर सकते हैं। मैंने आपको सैलरी बताई थी, देखिए दोबारा इन्होंने सैलरी को यहाँ डाल दिया है। अभी बात आती है इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, मैंने आपको जैसा बताया मेडिकल स्टैंडर्ड बता ही दिया है। अब सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट सुटेबल, मतलब ये ऐसा ही वैकेंसी डिसेबिलिटी वालों के लिए है ही नहीं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बोली है कि डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएट हैं, आप BBA BCA BCom BTech B आर्किटेक्चर B प्लानिंग, मतलब आप कॉलेज गए, कॉलेज में 2 या 3 साल की कोई डिग्री करके आ गए तो आप लोग इस वैकेंसी को ले सकते हो, ठीक है। कोई सी भी डिग्री वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। वैकेंसियाँ टोटल आपको मैंने बताई 400, अभी जो आपको मैंने बताया था टोटल वैकेंसियाँ। आप देखिए इन्होंने वैकेंसी मेल को, इनको लड़कों को वैकेंसी देनी है 384, वहीं महिलाओं को 68 वैकेंसी देंगे। जो मेल में 384 वैकेंसी दे रहे हैं उसमें से जनरल की 157 है, अनुसूचित जाति की 57 है, अनुसूचित जनजाति के 28 सब इंस्पेक्टर बनेंगे, OBC के 104 सब इंस्पेक्टर बनाए जाएंगे इधर मेल में,
ठीक है, तो आप वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर नोट में पॉइंट दिया है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुका है, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है, एसटी ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन है ओबीसी कैंडिडेट का कि भाई वो ओबीसी में ही आता है, उसको लेकर वो बता दे अपने सर्टिफिकेट कास्ट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करे। इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए बता दिया कि भाई उसके फादर की या उसके पूरे परिवार की जो इनकम है वो पूरी साल भर की इतनी है कि वो ईडब्ल्यूएस में आता है, तो उसको लेकर भी ये चीज़ें आपको बतानी होंगी जिससे कि आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस आपको दिखा दिए, कास्ट सर्टिफिकेट सारी दिखा दी है, यही रहेगा। ठीक है, अब एक वीडियो में आपको अलग ये दे दूंगा कि भाई किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करते हैं, अलग अलग से आपको दे दूंगा, हर कास्ट वालों का दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। जहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस जनरल और ये सारे जो सिनेरियो इंडिया देश में दूसरे देश में आप अलग तरीके से कैटेगरी डिविजन्स देखोगे, हर देश में कहीं ना कहीं कैटेगरी डिविजन्स है, वहाँ आप थोड़ा अलग तरीके से देखोगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। आरपीएफ कांस्टेबल, आप देखो अब मैं आपके साथ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का पूरा नोटिस डिस्कस करूँगा। आप देखोगे कि दोनों फाइलें जो इन्होंने दी है ना, आप देखिए ये भी 23 पेज की है और ये जो पहला वाला था ये भी आप देखते हो तो ये भी आपको दिखेगा कि टोटल जो है ये भी 23 पेज की फाइल है, दोनों ही 23 पेज की फाइल है। लेकिन आप आरपीएफ नंबर 1 देख लो यहाँ पर और उस वाले में देखो आरपीएफ नंबर 2, यानी ये कांस्टेबल का अलग फाइल, दूसरा अलग फाइल। मैंने बोला था वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप ये सब देख सकते हैं, इन्होंने फोटो सेम लगा दी कांस्टेबल वैकेंसी पर भी, मतलब रेलवे पर समय नहीं है इतना, इन्होंने बोल दिया यही फोटो है, यही कांस्टेबल भी काम कर रहा है, वही एसआई भी सेम काम कर रहा है। ठीक है, एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए ही सेम बात कर रहे हैं। कांस्टेबल को तो 22,000 मिल रहे हैं, 4,200 लोग कांस्टेबल बनेंगे रेलवे में, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दे दिए, इसको आप रीड कर लेना। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कांस्टेबल बनने के लिए कैंडिडेट को करना क्या होगा वो मैं आपको क्वालिफिकेशन अभी बताऊंगा ही, तो वो भी आप सुन लें ध्यान से। फॉर्म की डेट दोनों की ही सेम रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो फॉर्म दोनों का ही सेम समय तक भरा जाएगा। उम्र जो है रखी गई है कांस्टेबल पर अप्लाई करने के लिए वो 28 रही है। 28 कांस्टेबल पर अप्लाई करने के लिए जो एज रखी गई है वो एज जो है वो 3 साल जोड़ने के बाद रखी गई है अपर एज में, लेकिन कम से कम 18 साल का वो हो चुका हो। ठीक है, आपकी एज ये लोग किस दिन से जोड़ मान लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, वो आप मान सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग ये लोग कांस्टेबल वाले पेपर में भी करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पेपर में नहीं ले जानी, बैंड है ऐसी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते। लैपटॉप ना लेकर जाएं, कैलकुलेटर स्मार्ट वॉच ना लेकर जाएं, कोई चूड़ी वगैरह पहन के ना चले जाएं, चेन ब्रेसलेट ये सब चीज़ें ना पहन कर जाएँ, कोई पर्स वगैरह ना लेकर जाएँ। अगर आप पर्स लेकर जा रहे हैं सेंटर पर बाहर कहीं छोड़ कर आएँ, कहीं किसी को जमा करके आएँ, मतलब बेसिकली आप ये चीज़ें अंदर ना लेकर जाएँ जहाँ आप पेपर देने जा रहे हो। मेटेलिक वियर्स को ना लेकर जाएँ, कोई भी स्टेशनरी का आइटम जो है जैसे पेंसिल पेन को नहीं लेकर जाएं, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर पर है। तो आप पेपर देंगे कैसे, आपको रफ वर्क करना है, कोई प्रैक्टिस जैसे कुछ क्वेश्चंस की करनी है, कोई क्वेश्चन का आंसर बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो वहीं आपको पेन वगैरह पेपर आपको मिलेंगे, वहीं सेंटर पर आपको देंगे। रेलवे इतना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, वैसे तो रेलवे क्या करता है, रेलवे क्या करेगा ना, रेलवे जो सेंटर रखवाएगा ना कंप्यूटर एग्जाम के लिए, वो कंपनियों के बात होगी, उससे उसके बाद ही करेगा। मतलब रेलवे टेंडर वगैरह देगा कंपनी को और कंपनी फिर उसका एग्जाम करवाएगी। इस तरीके से चलता है ये प्रोसेस। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि रेलवे जैसे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे होते हैं, रेलवे के देते हैं, तो आपको यही नहीं पता कि एसएससी एग्जाम करा रहा है कोई और करा रहा है। आपको बता दूं, एसएससी हो रेलवे हो, ये एग्जाम खुद नहीं कराते, ये कंपनियों के साथ आपका टेंडर फाइल करते हैं। मतलब टेंडर मतलब कि उनको कंपनियों को कह देते हैं कि भाई आप अपने टेंडर भर दो, हमें जिसका टेंडर सही लगेगा हम उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देकर आपसे पेपर करवा लेंगे हमारे सारे कैंडिडेट्स के। ये तरीका लगाते हैं और इस तरीके से एग्जाम करवाया जाता है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखा है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। तो रेलवे का एग्जाम भी कंप्यूटर पर होगा, यानी कि सेंटर्स पर होगा, तो वहाँ आप लोगों का ये हो जाएगा आपका, मतलब पेपर भी मिल जाएगा और आपको पेन भी मिलेगा वहाँ पर पेपर देने के लिए। ठीक है, अभी बात आती है कैंडिडेट की पोस्टिंग कहाँ होगी। टू अ जोन, वो एक जोन में पोस्ट होगा उसका, मतलब कैंडिडेट एक जोन में ही पोस्ट होगा, ये बात उसको ध्यान रखनी है। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी आपको बता दूं, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हो तो आपकी विनती पर, आपकी रिक्वेस्ट पर आपका आने जाने का खर्चा, ट्रेन से आने जाने का खर्चा इस पेपर को देने के लिए भारत सरकार करेगी। ये रेलवे करेगा, मतलब भारत सरकार करेगी आपका आने जाने का खर्चा ट्रेन का। वो कौन करेगा, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हो और आपके पास पैसे नहीं है आप पेपर दे सको तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सबको फ्री नहीं है रेलवे का ट्रेन कि आप कहीं भी आने जा रहे हो इस पेपर के। ठीक है,
तो ये जनरल, मैंने आपको वही पहले भी कहा था, आप दोबारा बता दूं, मैंने पहले एक बार कहा था कि जनरल इंस्ट्रक्शन हम रीड नहीं करेंगे, ये कॉमन सी बात है, लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। वही लिखिए, वैकेंसी आपकी बढ़ घट सकती है, जैसे मैंने आपको बताया वैकेंसी हो सकता है जब लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जब लोगों को वैकेंसी मिल जाएगी तब पता लगे कि ये वैकेंसी 4200 से बढ़कर ये वैकेंसी 5000 6000 पहुँच जाए, ठीक है। नेशनैलिटी कांस्टेबल के लिए भी इंडियन चाहिए। उम्र मैंने आपको बता दी, पहले 25 एज थी कांस्टेबल पर अप्लाई करने की, वो ये 28 कर दी। 3 साल कोविड की वजह से सबको फ़ायदे दे दिए इन्होंने। SC ST को 5 साल बढ़ा दिए, OBC को 3 साल बढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता दी। डेट ऑफ बर्थ आपकी बता दी, कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ बता दी। क्वालिफिकेशन कांस्टेबल के लिए आपकी कितनी चाहिए, कांस्टेबल के कैंडिडेट को जो है यहाँ पर चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है वो फॉर्म ना भरे। कांस्टेबल के लिए आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका 12th या 10th पास चाहिए होगा। कांस्टेबल के लिए आपका ग्रेजुएशन जितनी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डिग्री जितनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये 10th या 12th में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं ये कांस्टेबल पर। फॉर्म की फीस आपसे 500 250 वही सेम लेंगे जो आपकी SI में ले रहे हैं। मोड फीस पेमेंट का आपको बता ही दिया, सेम वही रहेगा ऑनलाइन में। माइनॉरिटीज़ और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप सारे प्रोसेस को देखें। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे करना होगा सारी चीज़ों को, वो एक बार आप थोड़ा देख लें, ठीक है भाई। NOC जमा कर देना भाई, कहीं काम कर रहे हो तो NOC जरूर लगाना। NOC के बिना ये लोग आपको एंट्री नहीं देंगे वैकेंसी पर। कि आप कहीं काम कर रहे थे, आपने NOC क्यों नहीं लगाई, ये कह सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी देने वाला 4 चीज़ें पूछता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो NOC लगाना इधर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कांस्टेबल में भी कंप्यूटर एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, उसके बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई, उसको वैकेंसी मिल गई, वो भारत देश में कहीं पर भी पोस्ट हो गया, ये उसका हो जाएगा। लेकिन पोस्ट तो वो हो गया, वो ट्रांसफ़र की डिमांड नहीं कर सकता। याद रखें, पोस्टिंग के बाद आप ये नहीं कहना कि भाई मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। आप एक कांस्टेबल हो, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, इन्होंने बोला पेपर आपका 10वीं लेवल का बनाएंगे, इसका मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई 10वीं मांगी जाएगी। कांस्टेबल बनने के लिए आपका 10th पास ही चाहिए। आपको बता दूं, आपका पेपर भी 120 नंबर का 90 मिनट्स में हो जाएगा। आपका एक एक नंबर मिलेगा सही करने पर, गलत क्वेश्चन करने पर 1/3 यानी 0.33 मार्क्स काटेंगे। सब कैंडिडेट्स को 35% जनरल से लाने हैं, SC ST को 30% से ऊपर नंबर लाने हैं पेपर में। आपके पेपर में भी अर्थमेटिक्स, GIR यानी कि इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस जैसी चीज़ें वो पूछेंगे। फिजिकल मेजरमेंट और एफिशिएंसी टेस्ट में आपको बोल रहे हैं कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है। आप देखो, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट में भागना है, और वहीं आप देखते हो तो जो आपका यहाँ पर दूसरा था यानी कि कांस्टेबल SI वाला था, उसको समय ज़्यादा मिल रहा था उतना ही भागने के लिए। लेकिन कांस्टेबल वाले में आपसे कम समय में उतना भागना है, कम समय में ज़्यादा भागो। वो लोग ज़्यादा समय में कम भाग रहे थे, आप ये समझ सकते हैं। SI को कम भगा रहे थे, उतना ही मतलब कम भगा रहे थे, मतलब कम समय में उससे कह रहे थे, ज़्यादा समय उसको दे रहे थे भागने के लिए, ज़्यादा समय में कंप्लीट करने को कह रहे थे। आपको कम समय दिया है, 5 मिनट में आपको कह दिया 1600 मीटर भागो। वहीं महिलाओं को कह दिया 3 मिनट 40 सेकंड में इतना भागो। लॉन्ग जंप, हाई जंप 14 फीट और 9 फीट जितनी करो। हाई जंप आप 4-3 फीट में करो, मेल फीमेल आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। मेल फीमेल में मैं आपको बता दूँ, जनरल वालों को 165 सेंटीमीटर हाइट हो कांस्टेबल के लिए, वे कांस्टेबल और SI सेम हाइट पर ले रहे हैं ये लोग। कांस्टेबल और SI दोनों को ये लोग सेम हाइट पर ले रहे हैं रेलवे में, वो आप यहाँ से देख सकते हो। नोट में कुछ पॉइंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने 10th 12th का मार्कशीट, जो भी आपका, आप कांस्टेबल में कितना लेकर जाओगे, 10th का मार्कशीट, आपका एक ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक ID, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो अपना लेकर जाएं। और अपने इस फॉर्म, जो आप फॉर्म भरोगे ना, ये वाला फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जब आप फॉर्म भर लो तो उसका प्रिंट करा के उसको भी लेकर चले जाना। तो ये 4-5 चीज़ें ले जाना, बाकी यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन जैसी चीज़ मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास मांगा जा रहा है। मेडिकल एग्जाम अच्छे से निकाल लेना भाई, आपका B1 कैटेगरी का मेडिकल एग्जाम चाहिए। B1 कैटेगरी क्या है, आप एक बार रेलवे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स को रीड करें, उसमें B1 में जो लिखा हुआ है वो आप मान लें। मेडिकल स्टैंडर्ड में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या रहेगा। B1 में मैं आपको बता दूँ, दे विल बी क्वालिफाइड B1 मतलब ये हो जाता है, दोज वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट या फिर नॉकी या फिर स्क्विंट आइज और कलर ब्लाइंडनेस, मतलब उसको कलर में पता नहीं लगता कौन सा सफ़ेद है, कौन सा लाल, कौन सा पीला, हरा, नीला है, तो उसको इस बात का नहीं पता है, समझ रहे। और सेंडिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट गारंटी, ठीक है। आप मेडिकल एग्जाम निकाल लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। आपको सारे प्रोसेस निकालने हैं, मेडिकल निकालना है, फिजिकल एग्जाम सब कुछ निकालना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, तभी ये ज्वाइनिंग मिलेगी,
ठीक है। ट्रेनिंग कराएंगे, जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं कांस्टेबल पर उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। ये लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं, 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग या 2-4 महीने की ट्रेनिंग करा के फिर उसको कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसेस एसआई कांस्टेबल दोनों में ही सेम रहेगा। सारे आरआरबी की लिस्ट इन्होंने डाल दी। आपको अगर बताना चाहूँ मैं तो टोटल आप लोगों के जो है 20 से भी ज़्यादा, 20 के करीब आरआरबी हैं पूरे भारत देश में। तो उनकी वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी वैकेंसी इधर ही जाएगी, आप इनमें से किसी भी एक में रिक्रूट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। जनरल गाइडलाइंस दी हैं आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। आप फॉर्म में गलतियां सुधारोगे तो आपसे फीस चार्ज होगी। इनवैलिड फॉर्म कौन कौन से केस में माने जाएंगे आप देख सकते हैं। हर पेज पर ये लिख कर बता रहे हैं कि ये कांस्टेबल का है और ये एसआई का है। आप देखो ये पूरे फाइल में इन्होंने लिख दिया ये कांस्टेबल का है। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मैंने बताई अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस के लिए कुछ कौन कौन से पॉइंट है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस है, मतलब कि ये कैंडिडेट को देखा गया कि वो क्या कर रहा है, वो फॉरगरी या फिर इंटरपर्सोनल या चीटिंग कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को होने नहीं दे रहा, बैंड आइटम से फिर भी ले आया, जानकर ले आया, वो जानता था फिर भी लेकर आ गया लैपटॉप, जानते हुए भी स्मार्टफोन लेकर आ गया चीटिंग के लिए किसी और कारण से, तो उसकी रिक्रूटमेंट से उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, मिसलिनियस के कुछ बातें लिखी हुई हैं। एब्रीवेशन आपको बताई गई हैं कि किस शॉर्ट फॉर्म का क्या नाम है, पूरा नाम इन्होंने यहाँ बताया। आपको बता दूँ मैं दोबारा से, कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आप रेलवे में कांस्टेबल बनना चाहते हो तो 10th पास। 10th पास क्या होता है, आप स्कूल में गए 10 क्लास तक पढ़ के आ गए, बस हो गया, बस सिर्फ 10 क्लास तक। बहुत आसान पढ़ाई है, 10 क्लास तक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। आपको बता दूं कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं 10th क्लास के अंदर ज़्यादातर। आप डिग्री में भी कुछ खास नहीं है, डिप्लोमा डिग्री पीएचडी वगैरह डॉक्टरेट ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप इधर यहाँ पे समझिए तो 10th पास इन्होंने कह दिया कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और 22,000 की सैलरी आपको कांस्टेबल पोस्ट पर मिलेगी। फिजिकल वालों, ये डिसेबिलिटी वालों के लिए वैकेंसी दी नहीं है, मतलब भाई अगर आप दिव्यांग लोग हो या डिसेबल्ड हो तो आपको ना तो कांस्टेबल बना रहे हैं रेलवे में, ना ही आपको एसआई बना रहे हैं। तो आप ऐसे के लिए तो इसके लिए तो आप एसएससी पर डिपेंड हो जाते हैं टोटली, कि आपके लिए तो एसएससी वैकेंसी ही बची, क्योंकि आप लोगों को एसआई और रेलवे में कांस्टेबल तो मिला ही नहीं। आपको कांस्टेबल बनने के लिए बाकी जितने भी लोग बच गए वो 10वीं पास होने चाहिए, वही फॉर्म भर के वैकेंसियाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10th क्लास का और ग्रेजुएशन लेवल के जो सिलेबस होंगे बहुत आसान है। आपके पेपर में तो सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं, यानी काफ़ी आसान पेपर में बना रहे हैं आप लोगों का ये। आप देखोगे तो मेल्स में, आप देखोगे तो मेल्स के लिए 3,570 प्लस कैंडिडेट्स की वैकेंसी दी गई हैं। फीमेल्स में 630 महिलाएं कांस्टेबल बनेंगी रेलवे में इस बार। ये एक आपके कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है, SC ST के फॉर्म है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का फॉर्म ये आ चुका है। और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन है OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों का। ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखा दिए गए आपके स्क्रीन पर। ये एक्स सर्विसमैन का फॉर्म है, नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर काम करके आए हो तो ये वाला सर्टिफिकेट भरना, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट अब बनवा रहे हैं, आपका बना हुआ होना चाहिए पहले से ही, आपको सिर्फ उस सर्टिफिकेट को लगा देना है डायरेक्ट। कास्ट सर्टिफिकेट या कोई सा भी सर्टिफिकेट आपका है तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में आप लगाना है, ये नहीं कि आप बनवाओगे। आप अगर आप अब बनवाते हो तो आप फॉर्म कब भरोगे, समझ रहे हैं। आपके पास नहीं बना हुआ है तो जनरल से ही फॉर्म भर के वैकेंसी ले लो, क्योंकि वैकेंसी का कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता ये वैकेंसी 25 में आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी 24 में आई है 18 के बाद। आप देखोगे तो 18 के बाद ये 24 में आई है। अब मेरे को नहीं पता है 26 में आएगी 25 में आएगी या कब आएगी। अभी के लिए मैं मान सकता हूँ कि ये वैकेंसी इन्होंने 2024 में निकाल दी। अब आगे का हम नहीं मान सकते कि कब आएगी, हर साल का मैं भी नहीं बोल सकता, इसीलिए इस वैकेंसी को जनरल से ही सही भर लेना। ठीक है, कोई पॉइंट आपका हो आप बताएं ज़रूर, फॉर्म मैं आपका भरवा दूंगा, प्रिपरेशन दे दूंगा। और आपका एग्ज़ाम जो इसका होगा वो आप मानिए जून में हो जाएगा, यानी 50 दिन बाद आपका ये पेपर हो जाएगा। आपके पास आप मान सकते हैं 1 महीना 30 दिन फॉर्म के हैं, 20 दिन तैयारी के, यानी 50 दिन आपके पास हैं अभी। आप तैयारी कर लें, बहुत आसान सा सिलेबस है, 1 दिन में तैयार हो जाएगा। तैयारी करें जल्दी से, और तैयारी करके इस सिलेबस को निकाल कर वैकेंसियों को ले लें। कोई डाउट आपका हो बताएं, सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक वगैरह करें, कमेंट वगैरह करें, और अपने टॉपिक्स को सजेस्ट अपना कर सकते हैं, जो भी आपकी मन में आ रहा हो वो आप बता सकते हैं। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।